प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट संस्कृत अध्याय 1 में वर्ण विचार के विषय में मैं चर्चा करूंगा। और देखिए, सबसे पहले व्याकरण क्या है। ऐसे तो मैं हिंदी में भी बता चुका हूँ व्याकरण क्या है, और व्याकरण का परिभाषा के विषय में, लेकिन फिर पुनः संस्कृत सब्जेक्ट से दोहराते हुए सबसे पहले व्याकरण क्या है ये समझते हैं। व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं बोलने की कला का अध्ययन कराता है। व्याकरण एक वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं बोलने की कला को अध्ययन कराता है। सबसे पहले ये व्याकरण क्या है, इस चीज को जानना जरूरी था। अब आपका है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण के विषय में हम जानेंगे। भाषा की वह छोटी इकाई जिसकी भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड नहीं हो सके, यानी ध्वनि की सबसे छोटी सी छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, आइए हम लिख कर समझते हैं। लिखते भी जाते हैं और समझाते भी जाते हैं। भाषा की वह छोटी इकाई
जिसका खंड नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब आइए आप लोग को यह बता रहा हूं कि वर्ण के कितने रूप होते हैं या फिर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के प्रकार आपके दो होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम ये समझे कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं है। देखिए स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतः स्वयं नाभि कुंड से होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण नाभि कुंड से होता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। तो ये बार बार उच्चारण करने से ये हमारा जो नाभि केंद्र है वह नाभि केंद्र हमेशा आगे आता है, पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है। तो स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतः स्वयं नाभि कुंड से होता है। यह अंदर से होता है और यह वर्ण स्वतंत्र होता है। इसका उच्चारण स्वतः होता है बिना किसी वर्ण की सहायता लिए बिना, और इनकी संख्या 13 है। जैसे
जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ओ। अब हम चलते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। दूसरा, दूसरा है आपका व्यंजन, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो। जैसे कि पहले मैं बताया, स्वर स्वयं इसका उच्चारण जो है नाभि कुंड से होता है और ये बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वयं नहीं होता है और ये स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। आइए इसे हम लिखकर भी समझते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। जैसे जैसे आपका है क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग। क वर्ग का तात्पर्य है क ख ग घ ङ। च वर्ग का तात्पर्य है च छ ज झ ञ। त वर्ग का तात्पर्य है ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का तात्पर्य त थ द ध न।
प वर्ग का तात्पर्य है यानी प के ये जितने भी वर्ग हैं, जितने भी क वर्ग यानी क कक्षा में आपके क ख ग घ अंग हो गए, च वर्ग यानी च कक्ष में आपका च छ ज झ य हो गया, और ट वर्ग यानी ट कक्ष में आपका ट ठ ड ढ ण हो गया, त वर्ग में त थ द ध न हो गया, प वर्ग में प फ ब भ म हो गया, और य र ल व अंतस्थ व्यंजन इसे कहते हैं, और तलावे स, मूर्धन्य स, दांती स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। तो आइए इसे भी हम लिखते हैं। जैसे ये क वर्ग का हो गया आपका क ख ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट वर्ग में ट फ ड ढ ण, ट वर्ग ट फ ड ढ न, प वर्ग प फ ब भ म, य र ल व ये आपका है ये आपका अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में आपका हो जाएगा तलावे स, मूर्धन्य स, दांती स और ह। इसे ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इन वर्ण के उच्चारण में व्यंजन वर्ण के उच्चारण में आपका जब भी आप उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म मीन्स गर्म, यानी मुख से गर्म हवा निकले जिस वर्ण के उच्चारण में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म वर्ण। तो आपके चार ही होते हैं, तलावे स, मूर्धन्य स, दांती स, ह। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, यानी ये अंदर से इसका कंठ से अंदर से इसका उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आपका है नेक्स्ट स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क्या है? जैसे कि क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आइए स्पर्श वर्ण, जैसे क
से लेकर क से लेकर म तक के क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। यानी जब हम क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का हम जब उच्चारण करते हैं तो हमेशा जो आपका होंठ है वो हमेशा स्पर्श करता है। जैसे क, ख, ग, तो ये क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ, य, र, ल और व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ऊष्म, ऊष्म, प्लावे से मूर्धनी स दांती स ये चार ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अब आपका रह गया ह्रस्व। ह्रस्व क्या है इसे हम समझें। ह्रस्व यानी जिसमें ह्रस्व हो, जिन वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व हो अर्थात कम समय लगता हो, अल्प समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में यानी कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री और ली, ये पांच जो होते हैं वो पांच ह्रस्व कहलाते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में बहुत कम अल्प समय लगता है। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे आपका है, जैसे अ, ई, उ, री और ली।
री, 5, ये 5 ह्रस्व कहलाते हैं। देखिए, उच्चारण से ही पता चल जाए, उच्चारण इतना शुद्धता होनी चाहिए, इतना शुद्ध होनी चाहिए जिससे कि कोई भी वर्ण के उच्चारण करने से ही पता चल जाए कि वो ह्रस्व है या वो दीर्घ है। तो इसमें बड़ी समस्याएं होती है। ह्रस्व दीर्घ या आपका उच्चारण करने से ही ये पता चल जाए कि किसी भी शब्द में यदि स लगाना है तो उसमें दांती स लगेगा कि मूर्धन्य स लगेगा कि तलावे स लगेगा, वह उच्चारण से ही समझ में आ जाए। इतनी जब शुद्धता रहेगी तब हम आगे सफल हो सकते हैं। अब है आपका दीर्घ। दीर्घ यानी दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी उससे बड़ा, ह्रस्व से बड़ा। अर्थात दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से कुछ अधिक समय लगाना पड़ता है, कुछ अधिक बल भी लगाना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि अ, ई, उ ये ह्रस्व स्वर है, लेकिन यदि हम दीर्घ में आते हैं तो दीर्घ के उच्चारण करने में स्वर के अपेक्षा दीर्घ के उच्चारण में अधिक समय लगता है और अधिक जोड़ भी देना पड़ता है। जैसे कि आपका हो जाएगा आ, ई, उ, ये जितने भी वर्ण हैं वो दीर्घ हो जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करने में अधिक से अधिक समय और बल भी देना पड़ता है, जोड़ भी देना पड़ता है। तो आइए हम लिखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से ह्रस्व के अपेक्षा कुछ अधिक समय या बल लगाना पड़ता है। जैसे आ, बड़ी ई, ऊ, तो इसमें ऊ में विशेष समय लग रहा है और विशेष बल भी देना पड़ रहा है, क्योंकि यह दीर्घ है। री, ए, ओ, औ, ये 8, ये 8 दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
अब आपका है प्लुप्त स्वर। एक होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर और समय लगाना पड़ता है। चुप रहना। क्या बोल रहे? प्लुत प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर और समय लगाना पड़ता है। जैसे हे हे राम, तो हे राम, तो इसमें यानी दीर्घ से भी विशेष समय देना पड़ रहा है। यह आपका प्लुत स्वर कहलाता है। नोट अनुस्वार और विसर्ग वर्णों के अंतर्गत नहीं रहने पर भी वर्ण की तरह कार्य करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग वर्ण के अंतर्गत नहीं रहने पर भी वह वर्ण के तरह ही कार्य करते हैं। जैसे कि जहां हमको जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे
रामः, तो यहाँ जो रामः, तो यहाँ जो ह का उच्चारण हो रहा है, यहाँ ह विसर्ग से ही संबंधित, यानी यहाँ ह का ह वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ पर वर्ण की तरह आपका विसर्ग काम कर रहा है। तो ये आपका पहला लेसन खत्म हुआ, और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यदि कहीं समस्या हो तो आप कमेंट में अपना विचार रखिए, प्रश्न पूछिए, भरपूर कोशिश की जाएगी समझाने के लिए। और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि हम लोग का भी जो मनोबल है वह आगे बढ़े, और इसमें आपका भी सहयोग देना, समझना अति आवश्यक है। नमस्कार। नहीं।